लगातार पिछले कई दिनों से युद्ध जारी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान में जारी जंग के बीच अब इस युद्ध में रूस की भी एंट्री हो गई है। अमेरिकी मीडिया ने यूएस इंटेलिजेंस से जुड़े 2 अधिकारियों के सोर्सेस से दावा किया है कि जंग में रूस ईरान की बैक चैनल से मदद कर रहा है। रूस ईरान को अमेरिकी जहाजों की पोजीशन बता रहा है और साथ ही अमेरिकी जंगी बेड़ों और यूएस बेस की जानकारी दिया जा रहा है। रूस की इस जानकारी से ईरान अमेरिकी ठिकानों पर सटीक हमले कर रहा है। इतना ही नहीं, रूस खाड़ी देशों में यूएस नेवल बेस की जानकारी भी ईरान को दे रहा है। हालांकि अमेरिकी सरकार की तरफ से अभी तक इस तरह के दावों की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अमेरिकी मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक रूस की ओर से काफी इंटेलिजेंस इनपुट्स दिए जा रहे हैं, यानी खुफिया जानकारी इस वक्त दी जा रही है ईरान को, जिसमें सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है और सैटेलाइट के जरिए अमेरिकी पोजीशंस, अमेरिकी बेसेस, अमेरिकी नौसेना के जहाजों के बेड़ों की पोजीशन, ये तमाम जानकारियां भेजी जा रही हैं ईरान को। और जिसके बाद अब देखना होगा कि क्या अमेरिका जो दावे किए गए हैं मीडिया की ओर से, अमेरिकी मीडिया की ओर से, उस पर कोई बयान देता है या नहीं। लेकिन इसमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि पहले भी खबर आई थी कि चीन भी इसी तरह से अपने सैटेलाइट के जरिए तमाम जो खुफिया जानकारी है वो पहुंचा रहा है इस वक्त ईरान के पास। तो अब पहले चीन और उसके बाद रूस की भी इस युद्ध में एक तरह से परोक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से यहां पर एंट्री हो गई है। और यह माना जा रहा है कि दोनों ही देश इस वक्त ईरान को इंटेलिजेंस यानी कि खुफिया जानकारी पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है कि रूस और साथ ही चीन पीछे की तरफ से, यानी पीछे के दरवाजे से अब ईरान की मदद कर रहे हैं। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ईरान की मदद कोई तो कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से ईरान खाड़ी देशों में अमेरिकी हाई एसेट्स के पर निशाना बना रहे हैं, जिस तरह से उनके पास ये जानकारी है कि जो अमेरिकी सेना के अधिकारी हैं वो किन होटल्स में कहां पर रुके हुए हैं और पिन पॉइंटेड तरीके से उन पर हमला किया जा रहा है, अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है। बहुत सी ऐसी जानकारियां सामने आई हैं, तो ये इशारा करता है कि कोई ना कोई जानकारी तो दे रहा है। यूएस मीडिया के हवाले से हालांकि ये बात कही गई है कि रशिया बैक चैनल की मदद से ईरान की मदद कर रहा है, लेकिन यूएस की तरफ से अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई है। और देखना यह है कि यूएस इस मैटर को कैसे लेता है, किस तरह का कदम वो उठाता है। हालांकि अमित, जैसा कि आप भी कह रहे थे कि इससे पहले चाइना पर भी इस तरह के इल्जाम लगे थे, वहीं दूसरी तरफ लगातार यूएस बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं। और यही कारण है कि हमलों की जो तस्वीरें आ रही हैं उसका असर लोगों पर पड़ रहा है, उनके जीवन पर पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग में रूस की अब एंट्री हो चुकी है। आपको बता दें कि रूस ने ईरान को अमेरिकी जहाजों की सटीक लोकेशन बताई है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, अमेरिकी जंगी बेड़े की भी जानकारी रशिया की तरफ से ईरान को दी जा रही है। ईरान के यूएस बेस की जो जानकारी ईरान को दी जा रही है वो सीधे सीधे रशिया की तरफ से है। और यही कारण है कि लगातार ईरान एक बड़ी चोट यूएस को पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। यूएस के बेसिस पर वो हमला कर रहा है, यूएस नेवल बेस पर ईरान की तरफ से स्ट्राइक की गई। हालांकि ये जो जानकारी सामने आई है कि रूस ईरान की मदद कर रहा है, ये यूएस मीडिया के हवाले से बात कही गई है, लेकिन यूएस सरकार की तरफ से इसको लेकर अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन अमेरिका को इस युद्ध में बड़ा नुकसान हो रहा है। अमित, अमेरिका ने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था। नहीं, मुझे लगता है कि अमेरिका को पहले से इस बारे में अंदेशा रहा होगा कि जब इस तरह की लड़ाई होगी तो रूस के साथ ईरान और चीन के जिस तरह के संबंध हैं, तो जो खुफिया जानकारी है चीन और रूस की ओर से उनको दिए जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पूरी खबर में एक बहुत अहम चीज निकलकर यह भी सामने आ रही है ज्योत्सना, कि चीन को मत भूलिएगा, चीन ने इसी तरह से पाकिस्तान को भी मदद पहुंचाई थी। रियल टाइम जो इंटेलिजेंस है अपने सैटेलाइट्स के जरिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने पाकिस्तान को मदद पहुंचाई थी। उसी तरह के जो रियल टाइम इसी तरह के इनपुट्स है वो रशिया और चीन की तरफ से लगातार पहुंच रहे हैं इस वक्त ईरान के पास। चलिए, हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मनीष जुड़े हुए हैं। मनीष, देखिए, जिस तरह से ये बातें कही जा रही हैं कि इस युद्ध में ईरान के प्रॉक्सीज के अलावा रशिया भी मदद कर रहा है, बैकडोर चैनल से उन्हें जानकारी दी जा रही है यूएस बेसिस की, यूएस नेवी बेसिस की, जो खाड़ी देशों में है। इन बातों को लेकर आपके पास क्या अपडेट है? कितनी सच्चाई इन बातों में? देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बहुत ही क्लियर है कि
ईरान की मदद रशिया कर रहा है, लेकिन ये अमेरिका का एक प्रोपेगेंडा के तौर पर भी हो सकता है, ताकि ये साइकोलॉजिकल प्रेशर, दबाव बनाने की पूरी रणनीति हो। क्योंकि इस समय ईरान बहुत ही आउट ऑफ द सिलेबस जाकर, ऐसा अमेरिका ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उन एरियाज को टारगेट करेगा जो कि डेप्थ एरिया के अंदर है, मेडिटेरियन सी के अंदर है, चाहे उनके वॉरशिप्स हो या फिर उसके अलावा जो मिलिट्री एसेट्स हैं, या फिर वो जगह जहां पर अमेरिकी इंटरेस्ट है, यूएई या फिर कुवैत के अंदर, जॉर्डन के अंदर, यहां तक कि साइप्रस और आसपास की जो सिटीज हैं उसके अंदर। तो इसीलिए इसको देखते हुए अमेरिका इस समय पूरी तरह से बहुत ही ज्यादा अंडर प्रेशर है, क्योंकि चाहे यूएई हो, कुवैत हो, ईरान, उसके अलावा इराक हो, उसके अलावा बाकी जो कंट्रीज हैं उनका दबाव उनके ऊपर है, क्योंकि गल्फ कंट्रीज इस युद्ध में अब पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुकी है। और यही वजह है कि ईरान के पास जो स्पेसिफिक पोजीशनिंग है अमेरिकी शिप्स की, अमेरिकी लोकेशंस की, अमेरिकी रडार्स की, यहां तक कि अमेरिकी जो नेवी सील या फिर अमेरिकी जो सोल्जर्स हैं वो किस होटल में रुके हुए हैं, उनकी पूरी डिटेलिंग है। इसी को लेकर ये इंटरप्रेट किया गया अमेरिका के द्वारा रिपोर्ट्स के मुताबिक कि रशिया एक इंपॉर्टेंट रोल में है। रशिया उनको जो सैटेलाइट इमेजेस हैं, उसके अलावा मैपिंग है, वो करके दे रहा है उनको रियल टाइम सिनेरियो में। उनको मनीष, जो बातें आप कह रहे हैं कि किस तरह से इनपुट दिए जा रहे हैं, उसी को लेकर मीडिया में जो दावे किए जा रहे हैं अमेरिका के, अगर वो सही निकलता है तो इसका नतीजा क्या होगा? अब ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से इजराइल, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में यूएस बेस को निशाना बनाना तेज कर दिया। ईरान अब नेक्स्ट जनरेशन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही ईरान ने जंग को और भीषण करने का ऐलान कर दिया है। आईआरजीसी ने 2 प्रॉमिस 4 की 23वीं वेव की घोषणा की है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने खाड़ी देशों और इजराइल को निशाना बनाकर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। आईआरजीसी ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है। इन हमलों के जरिए तेहरान दुनिया को अपने हथियारों की ताकत दिखा रहा है और ये आईआरजीसी की तरफ से, ईरान की तरफ से कहा भी गया था कि अब जो युद्ध है वो और भीषण होगा और जो इसकी दूसरी लहर है उसके नतीजे इन देशों को भुगतने पड़ेंगे, जिसमें इजराइल और यूएस शामिल है। ईरान ने सऊदी अरब पर हमले तेज कर दिए हैं। ईरान सऊदी अरब पर बैलिस्टिक मिसाइलों से सटीक हमले कर रहा है। ईरान ने अल खर्ज में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इसमें एक बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिकी सैनिकों के बेस के पास आकर गिर गई। और सूत्रों की माने तो ईरान को यूएस बेस की सटीक जानकारी है, जिसके बाद वो अमेरिकी एयरबेस को निशाना बना रहे हैं। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं कि ईरान के पास ये इंटेल है कि अमेरिकी बेसिस कहां-कहां पर हैं, अमेरिकी सेना के अधिकारी कहां-कहां पर हैं और यही कारण है कि लगातार पिन पॉइंटेड स्ट्राइक ईरान की तरफ से की जा रही है। अब तो दूसरे फेज में ईरान लगातार अपनी घातक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। अब ईरान ने इराक में अमेरिकी ठिकानों को फिर से निशाना बनाया। इराक के बसरा में बुर्जेसिया ऑयल कॉम्प्लेक्स में एक यूएस कंपनी पर 2 कामिकेज ड्रोन्स यानी कि सुइसाइडल ड्रोन्स दागे गए हैं। शुक्रवार शाम को 2 ड्रोन ने यूएस कॉन्ट्रैक्टर्स के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज को तबाह कर दिया। ड्रोन ने बुर्जेसिया ऑयल कॉम्प्लेक्स में कंपनी के ऑफिस और वेयरहाउस को टारगेट किया था, जिसमें आग लग गई। इस हमले में यूएस एनर्जी सर्विस फर्म से जुड़ी फैसिलिटीज में आग लगी है। इसके साथ ही बसरा में अमेरिकी कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल फील्ड और बसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो सेक्शन में पर भी हमले किए गए हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो एनर्जी से जुड़े हों, ऑयल से जुड़े हों, वेयर हाउसेज ही क्यों ना हो और एयरपोर्ट्स ही क्यों ना हो, ताकि किसी तरह का कोई ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से ना हो सके। ईरान ने इराक के बसरा में इन निशानों को अपने इन जगहों को अपने निशाने पर लिया, टारगेट पर लिया। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज पर हमला किया गया है। इसके अलावा ऑयल कॉम्प्लेक्स के ऑफिस और वेयर हाउस को भी निशाना बनाया गया है। और ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब ईरान के अटैक में बसरा का आसमान आग के गोलों से और आग की चिंगारियों से दहल उठा था। अब ईरान ने इराक के बसरा के साथ साथ बगदाद को भी टारगेट किया। आईआरजीसी ने बगदाद के पास कैंप विक्ट्री पर हमला किया और यह वही बेस है जिसे अमेरिका ने इराक युद्ध के दौरान बनाया था। ईरान ड्रोन और रॉकेट से इस पर लगातार हमले कर रहा है और उन हमलों की तस्वीरें इस वक्त आप देखिए। जो हमले हैं वो बहुत भीषण हैं। आग का गोला, बड़ा धमाका और उसके बाद उठता हुआ काला गहरा धुआं आसमान में आपको दिख रहा होगा। बगदाद की ये तस्वीरें। अमेरिकी ठिकानों को यहाँ पर भी निशाना बनाया जा रहा है। विक्ट्री कैंप पर ड्रोन से अटैक किया गया और ये वही कैंप है जो इराक युद्ध के दौरान अमेरिका ने यहाँ पर बनाया था। तो ये एक बड़ी मैसेजिंग और पोस्चरिंग ईरान की तरफ से भी लगातार हो रही है। अब यूएस, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग का आज 8वां दिन है। इजराइल का ईरान पर हमला लगातार जारी है। शुक्रवार को इजराइल ने वेस्ट ईरान के
400 से ज्यादा ठिकानों को टारगेट किया है और इनमें बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर, अनमैन्ड व्हीकल स्टोरेज शामिल है। आईडीएफ ने हारोद इलाके में ईरानी डिफेंस सिस्टम को ले जा रहे एक ट्रक को भी उड़ा दिया। इजराइल की तरफ से कहा गया है कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाते हुए सैकड़ों फाइटर जेट्स और भारी मात्रा में हथियारों का इस्तेमाल किया है। यूएस इजराइल हमलों में ईरान में अब तक 1332 लोगों की मौत की जानकारी है, जबकि हजारों लोग घायल हैं। 28 फरवरी से अब तक ईरान पर करीब 1300 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। इजराइल का दावा है कि ईरान में 300 मिसाइल लॉन्चर्स तबाह किए गए हैं। हमलों की वजह से ईरान में कई जगह पानी और बिजली की सप्लाई ठप है। तेहरान की तस्वीरें, कई इलाकों से धुआं उठ रहा है। तेहरान में भी धुआं आसमान में उठता हुआ दिख रहा है। ईरान पर 400 से ज्यादा हमले किए गए हैं, इजरायली डिफेंस फोर्स का ये दावा है। इसके अलावा खामेनेई के बंकर को जब तबाह किया गया, उसकी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तेहरान जो राजधानी है, वहां पर भी लगातार एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है। और मिडल ईस्ट में जंग के 8वें दिन इजरायल के फाइटर जेट्स ने तेहरान पर जबरदस्त बमबारी की है। पश्चिमी तेहरान के कई इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी है। इन धमाकों के बाद आग की लपटें भी उठती दिखी हैं। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बिना शर्त सरेंडर करने की चेतावनी दी है। इसके बाद इजराइल ने तेहरान और उसके आसपास हमले तेज कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि ईरान को सरेंडर कर देना चाहिए, वरना नतीजे और गंभीर होंगे। ईरान की राजधानी तेहरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तेहरान का पश्चिमी हिस्सा है, जहां लगातार इजराइल यूएस की तरफ से जॉइंट हमले हो रहे हैं। अब तक 1332 लोगों की मौत हो चुकी है। कई हजारों की संख्या में लोग ऐसे हैं जो घायल हैं। 400 से ज्यादा हमलों की बात इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से की गई है। बैलिस्टिक मिसाइलों से यहां पर हमलों का दौर लगातार जारी है। अनमैन्ड व्हीकल स्टोरेज पर अटैक करने की बात भी सामने आई है। अब इजरायल ने ईरान के दूसरे शहरों को भी टारगेट पे लिया है। आईडीएफ ने कुर्दिस्तान के अंदर जाकर शाकेज पर जबरदस्त हमला किया। इजरायली फोर्स कुर्दिस्तान में आईआरजीसी के ठिकानों को टारगेट कर रही है और हमले के बाद शाकेज के बड़े इलाके में धुएं और धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। तो वहीं इजराइल ने तेहरान पर एक बार फिर से पूरी ताकत से हमला शुरू कर दिया है। इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की मौत के बाद उनके सबसे सेफ बंकर को भी तबाह कर दिया। 50 इजरायली एयरफोर्स फाइटर जेट्स तेहरान के बीचों बीच बने इस बंकर को तबाह करते दिखे हैं और उस तबाही का मंजर इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वो खामेनेई का ठिकाना जिसे सबसे सुरक्षित माना जाता था, लेकिन अब ये सुरक्षित नहीं रहा, क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्स के फाइटर जेट्स ने ईरान के एयर स्पेस में घुसकर इन बंकर्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। सेंटर में सरकार के लीडरशिप कॉम्पाउंड के नीचे ये बंकर था। शहर के सेंटर में कई सड़कें तक थी, जहां ये पूरा का पूरा इलाका, जिसे बंकर बताया जा रहा है, फैला हुआ था। अब इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। ये ईरानी लीडरशिप के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जगह थी, बहुत स्ट्रेटेजिक जगह थी। इसका खत्म होना एक बड़ा मैसेज भी ईरान को देता है। अब यूएस इजरायली एयर स्ट्राइक में ईरानी कोर्ट और पुलिस हेडक्वार्टर को भी टारगेट किया गया, जिसका मकसद है इंटरनल सिक्योरिटी को कमजोर करना और सरकार पर दबाव बनाना। ये इमारत जो आप देख रहे हैं, जो हमले के बाद तहस नहस नजर आ रहा है, ये दरअसल ईरान में यानी तेहरान में पुलिस हेडक्वार्टर है और पुलिस हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया और उसको तबाह कर दिया गया। इसी तरह से वहां मौजूद कई कोर्ट्स को भी इसी तरह से ध्वस्त कर दिया गया हमलों में। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो पूरा का पूरा एक सिस्टम वहां पर मौजूद है, वहां पर जो एक लॉ एंड ऑर्डर की जो सिस्टम है, उस लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से तहस नहस करना, ताकि अंदर विद्रोह को और ज्यादा तेजी मिल सके।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को चेतावनी दी है। ट्रंप ने ईरान को बिना शर्त सरेंडर करने के लिए कहा है। सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट पर कहा कि ईरान के साथ कोई समझौता नहीं होगा जब तक ईरान बिना शर्त आत्मसमर्पण नहीं करता। ईरान के साथ किसी भी तरह की डील संभव नहीं है। और अनकंडीशनल सरेंडर करने की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इसके बाद एक बेहतरीन नेतृत्व चुना जाएगा। उनका यह कहना है कि कोई भी नेतृत्व ईरान में उनके बिना नहीं हो सकता है, और उनका एक ही कंडीशन है, यानी कि उन्होंने सिर्फ एक ही विकल्प दिया है इस वक्त ईरान को कि आप आत्मसमर्पण कर लो। और इसके साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अब ईरान के पास कुछ भी नहीं बचा, उसकी आर्मी खत्म हो चुकी है, उसकी नौसेना के पास कुछ नहीं बचा है, सभी शिप डुबाए गए हैं और उनके लीडर्स भी खत्म कर दिए गए हैं। जो कुछ बचा है वो छोटे नेता है, और अगर उन्होंने सरेंडर यानी कि आत्मसमर्पण नहीं किया अमेरिका के सामने तो वो भी खत्म कर दिए जाएंगे। Iran were doing very well. Somebody said, how would you score it from 0 to 10? I said, I'd give it a 12 to a 15. Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely. Think of it. They have 32 ships. All 32 are at the bottom of the ocean. Other than that, they're doing very well, Coach. Very well. We're doing, our military is doing phenomenally. That's the big thing for this week. We seem to have a new. इजराइल का लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमलों का दौर भी लगातार जारी है। बेरूत पर इजराइल की लेटेस्ट हमले की तस्वीरें सामने आई हैं। बेरूत का जो दक्षिणी इलाका है वहां पर इजराइल ने जबरदस्त बमबारी की है। इस इलाके में बमबारी से पहले इजराइल ने लोगों से इलाका खाली करने के लिए कह दिया था। इसके बाद ही बमबारी का दौर शुरू किया गया। धमाके के साथ ही ये इमारत धराशायी हो गए और धुएं का गुबार आसमान तक फैल गया। इजराइल का दावा है कि बेरूत के तायूने की ये बिल्डिंग हिजबुल्लाह का ठिकाना था, इसलिए इसे तबाह कर दिया गया। तस्वीरें आपके सामने देखिए, कितना बड़ा धमाका इजराइल की तरफ से किया गया। पूरा रिहायशी इलाका है, उस रिहायशी इलाके के बीच में एक ऐसी इमारत जो हिजबुल्लाह का ठिकाना थी, हिजबुल्लाह के लोग यहीं से ऑपरेट कर रहे थे, उसे पूरी तरह से इस हमले में उड़ा दिया गया। हालांकि लोगों को पहले ये वार्निंग दे दी गई थी कि वो इलाके को खाली कर दें ताकि वो कैजुअल्टी ना हो। और ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग एंगल से ली गए वीडियो हैं। और पहली तस्वीर, जो पहला वीडियो आपको नजर आएगा, इसमें आपको दूर से ये दिखाई देगा किस तरह से ये हमला हुआ। उसके बाद धुएं का ये गुबार आसमान में उठा। और 3 नंबर कैमरे से जो वीडियो आप देख पा रहे हैं उसमें आप देखिए, जो जमीन पर मौजूद थे उस वक्त उन्होंने जब इस धमाके को देखा तो ये कितना भयावह दृश्य था जिस वक्त ये धमाका हुआ। इसी बीच एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। क्रूड ऑयल की कीमत $90 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है, ऐसा ही अनुमान भी था। तो अब भारत में भी इस जंग का असर दिखने लगा है। आज से रसोई गैस के सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हो गया है। घरेलू गैस सिलेंडर आज से 60 रुपए महंगा हो गया है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 913 रुपए हो गई है। वहीं कमर्शियल सिलेंडर के दामों में भी इजाफा हुआ है, 115 रुपए महंगा होकर अब ये 1883 रुपए तक पहुंच चुका है। तो जंग का असर, जंग की मार अब भारत में भी पड़ रही है। रसोई गैस महंगी हो गई है। घरेलू सिलेंडर की बात की जाए तो इसकी कीमतों में 60 रुपए का इजाफा हुआ है, तो वहीं कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 115 रुपए का इजाफा हुआ है। घरेलू गैस की नई कीमतें 913 रुपए पर सिलेंडर है, तो वहीं कमर्शियल गैस की नई कीमतें 1883 रुपए पर सिलेंडर हो गई है। और अब लौटते हैं देश की खबरों की ओर। यूपी के गोरखपुर में बेकाबू फॉर्च्यूनर की टक्कर से स्कूटी सवार एमबीबीएस छात्र समेत 2 लोगों की मौत के मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। आरोपी गोल्डन सानी को कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया है।
पुलिस ने नशे की हालत में फॉर्च्यूनर चला रहे आरोपी गोल्डन सहानी को होली वाली रात फुल स्पीड में रॉन्ग साइड पर ड्राइव करने के कारण गिरफ्तार किया। चूंकि इस दौरान उसने 2 स्कूटी वालों को जोरदार टक्कर मारी थी। ओवरब्रिज पर फॉर्च्यूनर की टक्कर के बाद स्कूटी सवार MBBS के छात्र की मौके पर ही मौत हो गई थी। गोरखपुर पुलिस की कस्टडी में चल रहा ये वही रंगबाज है जिसने शराब के नशे में रॉन्ग साइड में बेकाबू रफ्तार में फॉर्च्यूनर को दौड़ाकर 2 लोगों की जान ले ली है। रील बनाने और तेज रफ्तार कार चलाने के शौकीन गोल्डन साहनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल तो भेज दिया है, लेकिन उसकी अकड़ फिर भी कम नहीं हुई है। पुलिस कस्टडी में भी गोल्डन यूपी सरकार के एक मंत्री को अपना फूफा बताता है और महज 2 दिन पहले उसकी लापरवाही के कारण हुई मौत का उसे जरा भी अफसोस नहीं है। 2 गाड़ियों में ठोकर मारी थी जिसमें 2 घायल हुए थे और दोनों लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। इसमें गाड़ी को भी हमने कब्जे में लिया है और अभियुक्त का न्यायालय से रिमांड लिया है और उसे जेल भेजा है। SUV के काफिले में घूमने और तेज रफ्तार कार चलाने वाले प्रॉपर्टी डीलर गोल्डन साहनी ने होली के दिन अपनी बेकाबू फॉर्च्यूनर से 2 स्कूटी में टक्कर मार दी थी। हादसे में स्कूटी सवार MBBS छात्र आकाश पांडे की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं टक्कर में बुरी तरह घायल उमेश शर्मा ने गुरुवार देर रात एम्स में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे के बाद गोल्डन साहनी फॉर्च्यूनर लेकर फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने 1 घंटे के बाद ट्रेस कर उसे गिरफ्तार कर लिया। बुधवार रात गोरखपुर के मोहद्दीपुर कौवाबाग ओवरब्रिज पर हुआ हादसा इतना भयानक था कि आसपास के लोग तेज धमाके की आवाज से सहम गए थे। तो मैं देखा कि एक लड़का इधर पुल के किनारे बॉडी पड़ी हुई है। उसके बाद मैंने बॉडी को देखते हुए सूचना दिया प्रशासन को। प्रशासन आई, अपना कार्रवाई की, तो पता चला कि 2 स्कूटी हनुमान मंदिर गली के सामने टूटी हुई पड़ी हुई है। और मैं बाद में पता चला कि एक कोई 4 व्हीलर वाला स्कूटी को रौंदता हुआ असुरंग की तरफ से आता हुआ और ये उतरा मोहद्दीपुर, ये गाड़ी उतारते हुए तेजी से भागा। सोशल मीडिया पर खुद को यूपी सरकार के मंत्री का करीबी बताने वाला गोल्डन साहनी अब पुलिस कस्टडी में है। पुलिस के मुताबिक उसके नशे में गाड़ी चलाने की पुष्टि हुई, जिसके बाद कोर्ट ने उसे 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। इधर BRD मेडिकल कॉलेज के छात्र अपने साथी आकाश पांडे की मौत से काफी गुस्से में हैं। कैंडल मार्च निकालकर इन छात्रों ने आकाश को इंसाफ दिलाने और गोल्डन साहनी पर कड़े एक्शन की मांग की है। दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन मामूली विवाद में युवक की हत्या के मामले में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने सड़क जाम कर प्रोटेस्ट किया। पुलिस से आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई की मांग की। गुस्साए लोगों ने आरोपियों के घरों में तोड़फोड़ की तो आरोपियों के घर के बाहर खड़ी बाइक और कार में आग लगा दी। लोगों का यह गुस्सा 27 साल के युवक की हत्या के बाद भड़का है। होली वाले दिन एक 7 साल की बच्ची के हाथ से पानी का गुब्बारा दूसरे समुदाय की महिला के ऊपर गिर गया, जिसके बाद महिला शोर मचाने लगी और उसके बाद लाठी डंडों के साथ पहुंचे लोगों ने महिला के परिजनों ने 27 साल के युवक तरुण और उसके पिताजी और उसके चाचा की जमकर पिटाई की। आरोप है कि 25 से 30 लोगों की भीड़ ने तरुण पर जमकर लाठी बरसाए, जिससे बुरी तरह घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। उत्तम नगर के JJ कॉलोनी के A ब्लॉक में तरुण का परिवार रहता है। युवक की मौत से नाराज लोगों ने थाने का घेराव किया, सड़क जाम किया, प्रोटेस्ट किया। लोग कुछ देर तक उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन के पास वाली सड़क पर जाम लगाए बैठे, जिसे खाली कराने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। तरुण की हत्या के मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है। बाकी आरोपियों की तलाश हो रही है। अब परिवार चाहता है कि इनके खिलाफ वही एक्शन हो जो यूपी में देखने को मिलता है, यानी बुलडोजर से घर को ध्वस्त करें और जो आरोपी हैं उनका एनकाउंटर करें। छोटी सी बच्ची ने गुब्बारा ऊपर से गिर दिया नीचे, वो पानी वो लेडीज के ऊपर गिर गया जी। पानी गिरने से वो लड़की औरत ने हल्ला मचाना स्टार्ट कर दिया जी। वो जोर जोर से बोलने लगी। उसके परिवार के लोग लाठी सरिये लेके आए, हमें मारा जी, हम लोगों को सभी को। तो उसके वो आते ही उसके वार कर दिया इन लोगों ने लाठी सरियों से। 20-25 लोगों ने उसको बहुत तड़पा के मारा जी। मेरे को वो मंजर दिखता है जब मैं उसको लेके डॉक्टर के पास भागा अस्पताल में, तो मेरी आत्मा मैं मर जाता उससे पहले मेरी बेटी की बॉडी देखने से पहले मैं मर गई यार। हमारे को इंसाफ चाहिए जी।
सबको गिरफ्तारी हो और उन्होंने काउंटर होना चाहिए जी, कि आगे किसी दूसरे के साथ हमारे जैसा ना हो। हाँ जी, हमारी यही है कि हमारी बस इंसाफ चाहिए हमारे को। पंजाब के मोगा में दिन दहाड़े एक सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान हरपिंदर सिंह उर्फ हैप्पी के रूप में हुई है, जो पट्टो हीरा सिंह गांव के सरपंच और बाघा पुराना में एक जिम का मालिक है। पुलिस के मुताबिक हमले के वक्त सरपंच हरपिंदर अपनी थार गाड़ी में अपने जिम पहुंचे। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकले, फॉर्च्यूनर में सवार हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग की। सरपंच को 7 से 8 राउंड गोलियां लगी हैं। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही सरपंच ने दम तोड़ दिया। करीब 11 बजे एक फायरिंग ਦੀ इंसीडेंट सामने आई सी, जिस ਵਿੱਚ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਹੈਪੀ ਸਰਪੰਚ ਜੋ ਕਿ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ 12 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਮਲਾਵਰ ਜੋ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਪੀ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਥਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਥਾਰ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के धरने का आज दूसरा दिन है। वोटर रोल से नाम हटाने के खिलाफ ममता शुक्रवार से धरने पर बैठी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पोस्ट एसआईआर प्रक्रिया के बाद ममता सूची से मनमाने तरीके से नाम हटाए जा रहे हैं। टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने ऐलान किया कि जिन 60 लाख लोगों के नाम पेंडिंग लिस्ट में हैं, जब तक उनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ जाते तब तक वो सड़कों पर ही रहेंगे। उधर बीजेपी ने ममता पर मुस्लिम घुसपैठियों को बचाने के लिए धरने पर बैठने का आरोप लगाया है। बंगाल में फिर एसआईआर पर बवाल। एसआईआर के खिलाफ धरने पर ममता। एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कोलकाता के एस्प्लेनेड मेट्रो चैनल पर धरने पर बैठी हैं। ममता के साथ उनके मंत्री, विधायक और सीनियर नेता भी धरने पर हैं। ममता का आरोप है कि पोस्ट एसआईआर प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची से मनमाने तरीके से नाम हटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग बंगाली मतदाताओं को वोट देने से रोकने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगी। ममता धरने के मंच पर उन 22 लोगों को लेकर पहुंची जिन्हें एसआईआर में डेड डिक्लेयर करके उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। ममता ने कहा कि ये 22 लोग चुनाव आयोग की करतूत के सबूत हैं। टीएमसी का आरोप है कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन राजनीतिक मकसद से कर रहा है। हटाए गए नामों में अल्पसंख्यक, प्रवासी मजदूर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग ज्यादा प्रभावित हुए हैं। वोटर लिस्ट से 1 करोड़ से ज्यादा नाम हटाने का लक्ष्य प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही तय कर दिया गया था। ममता के मंच पर टीएमसी के महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि एसआईआर प्रोसेस शुरू होने से पहले ही बीजेपी नेताओं ने कह दिया था कि बंगाल में 1.25 करोड़ वोटर हटेंगे और ऐसा ही हो रहा है। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि जिन 60 लाख लोगों के नाम पेंडिंग लिस्ट में हैं, जब तक उनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ जाते तब तक वो सड़क पर ही रहेंगे। उन्होंने बॉयकॉट बीजेपी का नारा भी दिया। साथ ही बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का मछली और अंडे से स्वागत करने की भी सलाह दी। ভোটারের নাম কাটা হয়েছিল, যখন ড্রাফট ভোটার লিস্ট বেরোয় তখন আমরা দেখেছিলাম ডিসেম্বর মাস। পরবর্তীকালে 28 ফেব্রুয়ারি যে ভোটার লিস্ট প্রকাশিত হলো, সেখানে প্রায় অ্যাডিশনাল 5.5 লক্ষ 6 লক্ষ নামে মানুষের নাম কাটা হয়েছে। তার মানে সংখ্যাটা কত? 63 লক্ষ 64 লক্ষ। আর আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন রয়েছে 60 লক্ষ 7,000। তার মানে সংখ্যা কত? 1,24,00,000। এসআইআর ঘোষণা হওয়ার 3 মাস আগে থেকে বিজেপির নেতারা গলা ফাটিয়েছিল, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলেছিল 1,24,00,000, 1,25,00,000 লোকের নাম বাদ যাবে। আমি নো ভোট টু বিজেপি এবার খালি বলছি না, আমি সে কারণে বলছি বয়কট বিজেপি।
ममता समेत टीएमसी नेता एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी पर जमकर बरस रहे हैं। उधर बीजेपी नेताओं ने ममता के इस धरने को स्टंट करार दिया है और कहा कि उन्हें मालूम है कि वो विपक्ष में बैठने वाली। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि दीदी चुनाव हारने के डर से देश विरोधी काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मुस्लिम घुसपैठियों को बचाने के लिए ममता धरने पर बैठी है। वो धरना देश हित में नहीं, बंगाल हित में नहीं। ये धरना प्रदर्शन ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठिया, मुस्लिम घुसपैठिया को संरक्षण देने के लिए। ममता बनर्जी जो कर रहा है ये काम देश विरोधी काम, संविधान विरोधी काम, उन्होंने पश्चिम बंगाल का हित में नहीं कर रहा है। ये जो घुसपैठिया बांग्लादेशी मुस्लिम रोहिंगा ये आकर हमारा खाना खा छीन रहा है, लैंड जिहाद कर रहा है, बेटी को उठा लेकर जा रहा है, धर्म परिवर्तन का काम कर रहा है, हमारी मंदिर को तोड़ रहा है, हमारी मूर्ति को तोड़ रहा है। ये लोग को संरक्षण देने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहा है। ममता बनर्जी इस बार जाने वाला है। अब मान के चलिए जनता तैयार है, मूल सहित तीनों मूल को उखाड़ फेंकने का काम बंगाल का जनता करे। ममता बनर्जी केवल घुसपैठिए मुसलमानों को बचाने में, वोट बैंक बनाने में धरना दे रही है।